1773, 1784 ये दो एक्ट शुरुआत में आपको समझाए थे। एक का नाम पहला नंबर हम लोग देखे थे, इसको रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं, और इसमें दूसरा नंबर जो देख रहे हैं इसका नाम हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। तो इसमें दो हम लोग देखे, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ये दोनों एक्ट हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। इसके बाद हम लोग देखे कि विभिन्न प्रकार के चार्टर एक्ट आना शुरू हो गया, और चार्टर में मेन इंपॉर्टेंट आपका हम लोग 1813 से ज्यादा क्वेश्चन आता है। ऐसे आपको सिखाए थे कि इसमें 20 साल घटा लेना, तो 20 साल घटा दोगे तो 1793 आ जाएगा। तो चार्टर एक्ट सबसे पहला 1700 हम लोग देखें 93 आ गया। दूसरा नंबर हम लोग देखें 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, सॉरी ये 1784 है। 1793 में पहला नंबर चार्टर है, दूसरा 1813 है, तीसरा हम लोग 1833 देखे, फिर इसके बाद 1853 देखे। इसमें आपको क्वेश्चन हमने बताया था कि आपसे पूछा जाएगा कि सबसे अंतिम में चार्टर कौन आया, तो आपको याद है 1853। सबसे पहला चार्टर कब आया, तो 1793। इस चार्टर के द्वारा, चार्टर मीन्स हम लोग सीखे थे, चार्टर माने होता है आदेश, और इससे आदेश दिया गया कि हम ऐसा तुमको आदेश दे रहे हैं। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, केवल भारत में चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा। 1833 में इसको कंप्लीट रूप से सब, भारत से चाय भी और चीन के साथ व्यापार, ये सब इसको सभी ब्रिटेन वासियों के लिए खोल दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया, और यहां से इसको मुख्य रूप से उत्तरदायी मिला कि आप शासन के लिए जिम्मेवारी संभाली। और तब हम लोग देखे कि 1853 के अधिनियम के बाद मेन अगला 20 साल पर चार्टर आता, लेकिन उसके पहले 1857 में भारत में भयंकर सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में विद्रोह होगी। और इस विद्रोह के बाद हम लोगों ने देखा कि 1858 में जरूरत था 20 साल पर कानून आने का, लेकिन 1858 में भारत का पहला नंबर बहुत सबसे महत्वपूर्ण कानून आया। और इस कानून के द्वारा पिछले क्लास में आपको समझा दिए थे, जिसमें हम लोग देखे कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होगी। इस कानून के द्वारा ही हम लोगों ने महत्वपूर्ण चीज सीखा कि भारत में अंग्रेज इंग्लैंड का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया, और भारत के गवर्नर जनरल को हम लोग वायसराय कहना शुरू कर दी। तो ये यहाँ 1858 तक पिछले क्लास में हम लोग सुन चुके थे। अब आज का क्लास 1858 के बाद की कड़ी को हम लोग एक नजर सुनते हैं, और आपका इसके बाद का सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, एक्ट अधिनियम पूरा खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिए, सभी लोग से ध्यान चाहेंगे, पूरा ध्यान से समझेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, यहीं से अब टर्निंग है, जिस टर्निंग को समझना है ये क्या है, किस प्रकार का है, उस चीज को आप जरा ध्यान दीजिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 क्या है? चूंकि 1858 में ही मेन कानून आया था, फिर क्या जरूरत था 2-3 साल में ही नया अधिनियम लाने का? सबसे पहले सवाल तो यह उठता है। तो इसका जवाब है कि चूंकि 1857 का जो विद्रोह हुआ, वो 1858 में विद्रोह को पूरा दबाया गया, और आनंद फानन में तुरंत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके एक छोटा अधिनियम आया था 1858। लेकिन अब उसको पूरा सही रूप देने के लिए, पूरे बढ़िया से सिस्टमैटिक करने के लिए भारतीय परिषद अधिनियम 1861 लाया गया। और ये भारतीय परिषद अधिनियम 1861 क्या है, इस चीज पर थोड़ा सा गौर कीजिए तो सबका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये वायसराय के परिषद को कानून बनाने की शक्ति दी। वायसराय के साथ 4 सदस्य पहले से थे कार्यकारिणी में, वो सब अंग्रेज ही होते थे। एक पहला कानून के विशेषज्ञ 5वां सदस्य भी यहां नियुक्त किया गया कि कानून के ज्ञाता रहे, और बढ़िया से पूरे का पूरे इसमें व्यवस्थित कर करके कानून खुद से इन लोग बना ले। यानी वायसराय का एक परिषद है जिसमें 5 सदस्य है, पहले 4 ही होते थे, और इस 5 सदस्य के साथ मिल करके वायसराय को पावर मिला कि किसी भी विषय पर कानून बनाना है तो इस सहमति से सबके साथ मिल करके कानून बना सकता है। हो सकता है संकट काल रहे, बाकी लोग इस समय है नहीं, कोई बाहर है, बहुमत से पास करना है। तो इसमें 1861 में एक और नियम लाया गया कि कोई आपातकाल हो, संकट काल हो, तो वायसराय विधान परिषद के सलाह के बिना भी, इसमें कोई नहीं भी सलाह देगा तब भी वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता है। और उसी समय हुआ कि यह अध्यादेश 6 महीना के लिए होगा। 6 महीना के अंदर फिर इसको विधान परिषद में पारित करना पड़े। तो पूरे एक व्यवस्थित हो गया। इंग्लैंड सरकार का लोड कम गया कि भारत के लिए हर कानून इंग्लैंड से ही जाए, जरूरी नहीं है, भारत के लोग खुद कानून भारतीयों के लिए बना सके, और इसके लिए मेरा जो अधिकारी है, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजे हैं, उन लोग को हम पावर देते हैं। और इसीलिए 1861 का कानून बहुत इंपॉर्टेंट रहा। अब धीरे धीरे इसी में सुधार होते जाएगा। अगला मेन एक छोटा सा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, और इसमें 92 में क्या किया गया, सदस्य की संख्या और बढ़ाया गया। लेकिन अभी ईमान के चलना, अभी भारतीय सदस्य यहां पे नहीं आ रहे हैं। इस समय सदस्य वही आ रहे हैं जो अंग्रेज हैं, उसके साथ साथ वही आ रहे हैं जिन्होंने भारत में 10 वर्षों तक कम से कम एक्सपीरियंस प्राप्त किया है। और जो सेंट्रल लेवल पर वायसराय हैं, उनको हम लोग केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जाने। और कई प्रांत थे, बंगाल प्रांत, मद्रास प्रांत, मुंबई प्रांत, मध्य प्रांत, ऐसा कई प्रांत थे जिसको राज्य भी हम कहते हैं। ये
केंद्र और प्रांत दोनों जगह विधान परिषद में सदस्य की संख्या बढ़ाई गई। जो केंद्रीय विधान परिषद था उसमें न्यूनतम नियम रखा गया कि 10 और अधिक से अधिक 16 सदस्य हो सकते। इसके पहले हम लोगों ने देखा 1861 के पूर्व हम लोग देखे कि 4 सदस्य होते थे, 61 में 5 हो गए और यहाँ 10 से 16 के बीच सदस्य निर्धारित हो गए। और ये सदस्य जब बढ़ा तो भारतीयों के बीच एक उम्मीद भी बढ़ गई कि हम लोग को भी शामिल करो। उम्मीद का मतलब हम भी बैठे, हमें भी प्रतिनिधित्व दो, हम भी तुम्हारे यहाँ बोलेंगे क्योंकि मेरे लिए शासन कर रहे हो। और इसी में पहली बार एक निर्णय लिया गया कि हमारा केंद्रीय विधान परिषद में और प्रांतीय विधान परिषद में भारतीयों लोग को भी विभिन्न प्रांतों से चुन करके कुछ हम बुलाए, इन लोग भी चुन करके आए। और इसके लिए पहली बार 1909 में अधिनियम आए, उसके पहले भारतीय नहीं। और चूंकि भारतीय भी आ रहे हैं इसीलिए 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। ये क्या है? तो 1858 में ही आपको हमने बताया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होने के बाद इंग्लैंड ने यह व्यवस्था किया कि भारत में जो भी हमारा सिस्टम होगा उसका जो हेड होगा उसको हम भारत सचिव कहें। और मॉर्ले जो देख रहे हो वो भारत सचिव थे और लॉर्ड मिंटो इस समय वायसराय थे। और ये दोनों मिलकर के पहली बार एक नियम ला रहे हैं और वो नियम इंपॉर्टेंट है कि यहां भारतीय सदस्य को भी इन किया जाएगा। वो 1909 से है, लेकिन उसमें भी जहर बोया गया। जहर बोने का मतलब अब हिंदू मुस्लिम ये अलग अलग करने की जो भावना थी, इसके पहले देखो भारत में हिंदू मुस्लिम दोनों रह रहे थे, भारत में हिंदू मुस्लिम दोनों रह रहे थे, लेकिन इसके पहले हिंदू मुस्लिम के बीच में कोई लड़ाई नहीं हुई। मुगल शासक भी लंबे समय से रहे, आप लोग पूरा इतिहास देखे 1206 से लेकर के और पूरे 1757 तक 500 सालों तक राज है। हिंदुओं को तंग भी किए तो राजा तंग कर रहे हैं और राजा कुछ तरह का हस्तक्षेप कर रहा है। ये दोनों में आपसे कोई बहुत लड़ाई नहीं और अंग्रेज इसी से परेशान थे। इसी कारण 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। बंगाल विभाजन का उद्देश्य ही था कि हिंदू मुस्लिम को अलग कर ले और 1906 में मुस्लिमों ने अपनी अलग पार्टी बना ली, मुस्लिम लीग। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग पार्टी स्थापित होगी और मुस्लिम लीग का कहना था कि हम भी जितने जनसंख्या में हैं उतनी आबादी के अनुसार मुझे भी रिप्रेजेंटेशन करने का अवसर दे। और यही 1909 सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है एक शब्द के लिए जिसका नाम है पृथक निर्वाचन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको अभी हम आपको समझाएंगे। 1909 किस लिए फेमस रहा और उसके बाद तब आपका स्टेप इधर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अभी 1909 का अधिनियम अभी सुनते हैं और पूरा का पूरा अभी 9 आपको याद होते चला जाना चाहिए। तो ध्यान दीजिए सब कोई। 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम 1909 आया। ध्यान देंगे, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 आया। इस समय भारत के जो सचिव थे वो मॉर्ले थे और वायसराय मिंटो थे। चूंकि ये दोनों मिल करके अधिनियम लाए इसीलिए 9 वाले अधिनियम को ही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते। सभी शब्दों पर गौर करेंगे। कभी कभी पूछेगा 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय भारत सचिव कौन था? और कई लड़का परीक्षा हॉल में बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि बहुत घुमा के क्वेश्चन दे दिया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के समय भारत सचिव कौन था? जो लड़का को याद है कि 9 वाला अधिनियम को ही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते और पहला सचिव है दूसरा वायसराय, तो इसीलिए सचिव मार्ले है वायसराय मिंटो। फिर एक शब्द बीच में देख रहे हो सुधार अधिनियम। सुधार अधिनियम तो ठीक है, सुधार क्या? सुधार का मतलब पहली बात केंद्रीय और विधान परिषद जो प्रांतीय है उसमें भारतीय लोगों का भी प्रवेश इसीलिए चूंकि भारतीय भी आएंगे इसीलिए इसके लिए एक शब्द है जिसका नाम है पहले केवल अंग्रेज रहे और इसमें हम लोग पूरे जो महत्वपूर्ण चीज है उसको एक बार सुन लीजिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। वायसराय या गवर्नर जो थे उनके हम लोग देखे कि 5 सदस्य जो रहते थे कार्यकारिणी में उसको बढ़ा के 8 कर दिया और 8 कार्यकारिणी सदस्य में मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम में हुआ कि एक भारतीय सदस्य भी रहे। देखो पहली बार ये बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ा पद इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको हमने बताया कि गवर्नर जनरल जो वायसराय है उसको सलाह देने के लिए 8 व्यक्ति का एक कार्यकारिणी हो और 8 कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य होंगे। ये पहली बार निर्धारित हुआ 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ सबसे पहला कौन व्यक्ति बना, तो सत्येंद्र नारायण सिन्हा ये वायसराय के कार्यकारिणी में पहला भारतीय थे जो नियुक्त हुए 1909 के अधिनियम के द्वारा। इसके बाद हम लोग जरा ध्यान दीजिए केंद्रीय और प्रांतीय। केंद्रीय माने हो गया देश लेवल पे, प्रांतीय माने हो गया राज्य लेवल पे। हमने बताया राज्य में इस समय बंगाल राज्य है, मद्रास राज्य है, प्रांत उसको कह रहे हैं, बंबई प्रांत है, मध्य प्रांत है, इस तरह से प्रांत है। और उन प्रांतों के जो विधान परिषद है केंद्रीय, जिसको अभी तुम लोकसभा के नाम से जानते हो, राज्यसभा के नाम से जानते हो, उसको उस समय केंद्रीय विधान परिषद कहते थे। अब इसमें केंद्रीय विधान परिषद जब कहेंगे तो तुम समझना कि लोकसभा और राज्यसभा, और अगर प्रांतीय विधान परिषद कहेंगे तो समझना है विधानसभा और विधान परिषद। प्रांतीय माने राज्य होता है और इसमें जो निर्वाचित सदस्य की संख्या थे 1909 में काफी बढ़ा दिए गए।
इसके पहले निर्वाचित शब्द कम थे, मनोनीत शब्द ज्यादा थे। दोनों में देखो अंतर है, इसीलिए सुधार शब्द आपको जो समझा रहे हैं उसको समझेंगे। निर्वाचित और मनोनीत में अंतर है। निर्वाचित का मतलब चुन करके आई और मनोनीत का मतलब वायसराय जिसे चाहेगा उसे बना देगा। इस समय ये भी मत समझना कि निर्वाचन का मतलब चुनाना है तो सब लोग वोट देंगे। इस समय महिलाएं वोट नहीं दे सकते थे, इस समय गरीब लोग वोट नहीं दे सकते थे। वोट वही देते थे जो जमींदार थे, अच्छे घराने से थे, अंग्रेजों को टैक्स देते थे, उन लोग को वोट देने का पावर था। और उन लोग के वोट से लेकिन भारतीय सदस्य का जाना आना मेन पार्लियामेंट सुधार अधिनियम से शुरू हुआ, इसीलिए महत्वपूर्ण है। और इस समय ये जो सदस्य चुन के जाते थे इनका कार्यकाल 3 साल ही था। और सबसे खराबी जो है उसको सुन लीजिए। मॉर्ले मिंटो में पहली बार सबसे खराबी क्या किया गया? वो खराबी था पृथक निर्वाचन। हिंदू, मुस्लिम, सिख, इस समय ईसाई तो खुद अंग्रेज है, ईसाई भारत में बहुत ज्यादा नहीं, तो हिंदू, मुस्लिम और सिख, ये 3 तरह का क्षेत्र बनाया गया। बात समझिए, इसमें 3 तरह का क्षेत्र बनाया गया, हिंदू, मुस्लिम और सिख। और इन क्षेत्रों में ये पहली बार प्रावधान किया गया कि जहां मुस्लिम ज्यादा है, मुस्लिम ज्यादा है, उन प्रांतों में मुस्लिम ही खड़ा होंगे और मुस्लिम ही वोट देंगे। देखो पृथक निर्वाचन का अर्थ बता रहे तुम्हें। पृथक माने अलग निर्वाचन, और पृथक माने मतलब क्या हुआ कि जिसकी ज्यादा संख्या है रिजर्व होगा और सिर्फ वही खड़े होंगे और सिर्फ वही वोट देंगे, दूसरे वाले लोग वोट नहीं देंगे जो अल्पसंख्यक। और यही चीज जौहर देखिए बो दिया गया। धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन का पहला बार प्रावधान 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में किया गया। और इस अधिनियम में हमने बताया कि मुस्लिमों के लिए अलग सा क्षेत्र फिक्स है, वहां मुस्लिम खड़ा होंगे, मुस्लिम वोट देंगे। पंजाब वगैरह क्षेत्र में सिखों के लिए अलग से क्षेत्र फिक्स है, सिख खड़ा होंगे और सिख ही वोट देंगे। बाकी हिंदू के लिए खड़ा है तो ये हिंदू जगह में सब लोग मिलजुल के देंगे। जिन क्षेत्रों में पृथक निर्वाचन बोला जाएगा वहां रिजर्व हो गया, उनका बाकी जगह रिजर्व नहीं है तो वहां सबको देंगे। इसी चीज पे हमने आपको बताया था कि मुख्य रूप से जब गोलमेज सम्मेलन 1930 में शुरू हुआ तो भीमराव अंबेडकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री को यही समझाने में सफल हो गए कि भारत में एक धर्म नहीं, 3 धर्म नहीं, 4 धर्म है। और जैसे मुस्लिम है, सिख है, हिंदू है, उसी तरह से ये दलितों का, हरिजनों का अलग धर्म है जिसको हिंदू धर्म से लेना देना नहीं। अंबेडकर जी ने यही समझाने का प्रयास किया और ब्रिटिश प्रधानमंत्री को उन्होंने समझाया कि अच्छा ये बताइए, अगर हिंदू के मंदिर में मुस्लिम कोई चला जाएगा तो बोलिए हल्ला करेगा कि नहीं? ये कहे कि एकदम करे, क्योंकि हिंदू का है तो मुस्लिम क्यों जाएगा, सिख क्यों जाएगा? तो भीमराव अंबेडकर ने यही समझाया कि इसी तरह का हम लोग जाते हैं तब हल्ला करता है। अब कोई हरिजन भी मंदिर में जाता है तो उस समय ज्यादा इस तरह का छुआछूत, तो हम लोग भी जाते हैं तो कहता है छुआ गया, अलग हो जाओ, इधर नहीं आओ। तो हम कैसे उसका पाठ है, हम लोग अलग है, उसके साथ नहीं है, और हमारा भी उसी तरह का प्रावधान कर दीजिए जैसे इन तीनों का किए। और यही चीज ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने, हमने देखा 1932 में, इसको सांप्रदायिक पंचायत के नाम से जानते हैं, हरिजनों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की है कि कई क्षेत्र रिजर्व होंगे जहां हरिजन खड़ा होंगे और हरिजन ही वोट देंगे, दूसरा वोट भी नहीं देंगे। और इसी पर हम आपको बताए थे कि गांधी जी पूना के जेल में आमरण अनशन पर बैठे और पूना पैक्ट, पूना समझौता यहाँ पे हुआ था। ये पिछले चर्चा में आपको कर चुके थे। यहाँ अभी इस क्वेश्चन की प्रासंगिकता क्या है, तो यहाँ मुख्य रूप से आपको क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट यही आएगा कि सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा सबसे पहले पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की। अब यहाँ पे हम लोग देखें, ये चीज पूरे मॉर्ले मिंटो का हो गया। अधिनियम आया कि यह 10 वर्षों तक के लिए रहेगा। 10 वर्ष बाद जैसा सिस्टम आएगा इसमें और वृद्धि किया जाएगा या कमी किया जाएगा। और 1909 में जब 10 साल आप जोड़ दो तो वो 1919 हो जाता है। और 1919 में भारत के जो सचिव हैं इनका नाम है मॉन्टेग्यू, और इस समय जो वायसराय हैं इनका नाम है चेम्सफोर्ड। और इसीलिए ये दोनों मिलकर के और इस कड़ी को आगे बढ़ा दिए, इसीलिए उसका नाम पड़ा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। और एक महत्वपूर्ण अधिनियम अभी आपको सुनाएंगे, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसका नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है। और सभी लोग जानते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में, बताओ भारत सचिव कौन है? तो मॉन्टेग्यू। इस समय वायसराय कौन है? तो चेम्सफोर्ड। दिमाग में सेट रखना, 1919 में वायसराय चेम्सफोर्ड है, तो 19 में जो भी घटना होगी, रौलट एक्ट, जालियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन, जो भी घटना हो रही है इस समय वायसराय सब चेम्सफोर्ड ही रहे। तो आपको चेम्सफोर्ड का नाम बिल्कुल दिमाग में आपको सेट रखना है। और 1919 में कुछ और नए तरह के प्रावधान किए गए। उस प्रावधान में एक सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रांत में द्वैध शासन लगाया जाना। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, क्वेश्चन आपको आएगा, प्रांतों में द्वैध शासन कब लगाया गया? तो आपको आंसर देना है 1919 के अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। कई बच्चे को लग रहा होगा कि सर प्रांत में द्वैध शासन क्या है, तो बिल्कुल आपका सही लग रहा है, इसको हम और समझा दें बढ़िया से। तो इस समय 2 चीज थे, प्रांत में भी गवर्नर चुने जाते थे, केंद्र में, सेंटर में, जैसे आज हमारे राष्ट्रपति होते वैसे वायसराय थे। तो केंद्र में वायसराय, और मान लो बंगाल एक प्रांत है, बिहार उड़ीसा प्रांत है, क्योंकि बंगाल से बिहार अलग हो चुका था 1912 में,
और बंगाल से अलग होने के कारण बिहार और उड़ीसा भी एक प्रांत, बंगाल भी एक प्रांत है। और प्रांत में मतलब राज्य में एक हेड गवर्नर होते थे और गवर्नर को सलाह देने के लिए 8 व्यक्तियों का कार्यकारिणी समिति होता था। बात समझ रहे हैं? 8 व्यक्तियों का कार्यकारिणी समिति होता था जो 8 आदमी मिल करके गवर्नर को समझाते थे कि ऐसे करिए। पहले वैसे ही चलता था और इसमें जो नए व्यक्ति चुन करके जब जाने लगे, बात समझिएगा ठीक से, क्योंकि अभी हमने बताया कि सब जगह से लोगों का चुनाव भी हो रहा है अलग अलग प्रांतों से, तो चुनाव करके जो जा रहे हैं तो इन लोग को अलग से मंत्री बनाए जाते थे कि विभिन्न विभागों को आप देखिए तो ये मंत्री है। और यही चीज 1919 में किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन माने दोहरा शासन। दोहरा का मतलब गवर्नर कार्यकारिणी के साथ मिलकर कुछ विषय पर अलग कानून बनाए और फिर यही गवर्नर मंत्री के साथ मिल करके कुछ विषय पर अलग कानून बनाएंगे। और विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। कुछ विषय को कहा गया कि ये रिजर्व है, आरक्षित है, जिस पर चुन करके जो भारतीय आ रहे हो इसको बोलने का अधिकार नहीं। और कुछ विषय ऐसे हैं जिसको हस्तांतरित विषय कहेंगे। उन विषयों पर ये मंत्रिमंडल कोई कानून बनाएगा, गवर्नर साइन कर देगा तो लागू हो जाएगा। देखिए द्वैध का मतलब आपको समझा रहे हैं। विकास जी देखिए लग रहा है उनको नौकरी आपको लगना पक्का है, पढ़ोगे मन से तो किसको नौकरी लगाएगी। 2 उपाय है। कुछ लोग लॉकडाउन का मतलब खूब मिजाज से सुतो, खूब आराम करो। कुछ लोग है कि इस बीच में भी पढ़ाई के लिए परेशान करो, तो परेशान वाला का नहीं लगेगा तो क्या सोने वाला का लगेगा। एकदम पूरे आप ध्यान से पढ़िए, आपका अवश्य और अवश्य होना है। दूसरा का क्यों हो, एक सीट भी है तो आपका होगा। इतना मेहनत ईमानदारी कीजिए। कोई भी व्यक्ति जीनियस होता है तो उसमें भाग्य 1% है, 99% उसका कर्म होता है और उसमें पूरे एनर्जी के साथ एकदम जरा ध्यान दीजिए तो पूरे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एकदम सभी का, जितने लोग जुड़े हैं, जितने लोग मेहनत कर रहे हैं, जुड़ने के बाद पढ़ नहीं रहे हैं तो नहीं हो। जो भी लोग ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं उस सब लोग का एकदम निश्चित होना ही होना है। हाँ ये अलग बात है, सवाल वक्त का है, सवाल ज्वाइनिंग लेटर का नहीं हो तो मिलेगा ही तुमको, वक्त का होगा और वक्त इसमें टाइम लग सकता है। तो चलिए अब हम लोग पहले यहाँ पर ध्यान देते, पूरी बात को सुनते हैं, फिर जो भी समस्याएं हैं उनको हम लास्ट में अकाउंट देख लेंगे। तो अभी हमने आपको बताया, देखो कई बच्चे द्वैध शासन नहीं समझते तो उसको हम ठीक से समझा रहे। द्वैध शासन का मतलब हुआ 2 तरह का शासन। जो भी विषय है उसको 2 भाग में बांटे और कई भारतीय चुन करके यहाँ पे आ रहे हैं। अब आप ही बताओ, भारतीय चुन करके यहाँ पे आ रहे हैं तो भारतीय तो कोई कानून बना देगा, तो क्या अंग्रेज उसको मानेगा? तो अंग्रेज पहले ही कह रहा है कि तुम्हें कुछ विषय दिया जाता है। अब देखो ना 2 तरह की बात है। मान लो हमारे कोचिंग में बच्चे पढ़ते हैं और हमारी इच्छा हुई कि हम कोचिंग में भी कुछ लोगों को और पावर लड़कों लोग का बढ़ा दें, तो हमने क्लास में किया कि हम कई मंत्री बनाने जा रहे हैं जो आप लोगों के बीच से चुन के आएगा। कैसा मंत्री? तो एक सफाई मंत्री होगा जो क्लास में साफ उफ करने की जिम्मेवारी देखे। कुछ इसको ड्यूटी दे देगा कि झाड़ू लगाना है तो लड़का लगाएगा, शिफ्ट वाइज वो बदलते रहेगा। एक पानी मंत्री होगा जो पानी पीने का प्रावधान देखेगा। एक सफाई मंत्री होगा। एक हम फिर उसी तरह से क्लास में शांति के लिए मंत्री बना देंगे। हम अलग अलग 15 लड़कों की मंत्रिमंडल का एक कमेटी बना देंगे। और इसके बाद हम लोग ध्यान दें, हम मान लें फिर अपने घर वालों के साथ भी अपना मीटिंग करो, तो बच्चों को हम क्या देंगे, कुछ विषय फिक्स कर देंगे कि उसी पर नियम बनाना। हम नहीं भी रहेंगे और बच्चा लोग मिल करके तुम लोग निर्णय ले लिया कि आज सब क्लास का धोना है, साफ करना है, तो तुम लोग अपने से साफ कर लोगे कि क्या जी तो हाँ सर हम लोग निर्णय लिए थे सफाई के लिए तो कर रहे हैं, अच्छी बात। लेकिन तुम लोग अभी निर्णय ले लोगे कि सर का 1 तल्ला घर ढा देना है, हम लोग बैठ कर निर्णय ले लिए, तो बड़ा खराब निर्णय हो जाएगा जी। तो हम क्या है, उस समय गवर्नर है कोचिंग, आप लोग वहां से चुन के आने वाले मंत्रिमंडल में, तो आपका विषय हम फिक्स कर देंगे कि छत उठाना है या छत ढा देना है, ये हम तय करेंगे अपने परिवार के साथ मिलकर के। गवर्नर के साथ 8 व्यक्तियों का कार्यकारिणी समिति है, इस पर आरक्षित विषयों पर चर्चा होगी, उसमें तुमसे सलाह नहीं लेंगे। हाँ कुछ विषय तुम्हारे पास छोड़ देंगे, कानून तुम बनाओगे। तो यानी डबल प्रकार का शासन है, चुनने वाले के साथ एक शासन, कार्यकारिणी के साथ एक शासन, इसको द्वैध शासन का। अब आप द्वैध शासन समझ गए होंगे और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको आता है कि बताओ प्रांतीय स्तर पर द्वैध प्रणाली का विकास किसके समय हुआ, तो आपको समझना है कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से हुआ। इस समय 2 भागों में विषय को बांट दिए। एक विषय को हम लोग कहे कि रिजर्व है। आपसे पूछा जाए कि बताओ रिजर्व विषय पर कानून कौन बनाएंगे, जल्दी से आंसर कर दो, तो सभी लोग समझ रहे हो। रिजर्व विषय पर सिर्फ गवर्नर अपने कार्यकारिणी के साथ बैठ करके ही उस पर अपना कोई भी चीज पास करेगा और हस्तांतरित विषय पर मंत्रिमंडल के साथ गवर्नर इसको आगे की ओर बढ़ाएगा। और तब हम लोग यहाँ पर देखें, वोट देने का अधिकार 1919 में पहली बार महिलाओं को भी दे दिया गया। इसके बाद हम लोग जरा देखें जो प्रांत वाला परिषद है, राज्य वाला, उसको विधान परिषद के नाम से हम लोग कुछ समय जानेंगे। और विधान परिषद 2 तरह का होगी, एक प्रांतीय विधान परिषद, एक केंद्रीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद हम लोग देखें वो राज्य लेवल का चीज नहीं होगी, केंद्र लेवल का चीज होगी। और पहली बार 1919 के अधिनियम में ही विषय को भी 2 भागों में बांट दिया गया, प्रांत का विषय अलग और राज्य का विषय अलग। यानी केंद्र का विषय अलग और प्रांत का विषय अलग, प्रांत मींस राज्य होता है। तो राज्य का विषय और केंद्र का विषय, इस दोनों को अलग अलग भागों में हम लोग बांट दिए 19 के अधिनियम। और इस समय आपको अभी फिर अच्छा लगेगा कि गवर्नर के लिए जो 8 कार्यकारिणी सदस्य होते थे उनमें अब 3 भारतीय नियुक्त किए जाएंगे।
यानी हुआ कि भारतीयों को भी उसका शासन में हिस्सेदारी होगा। इसीलिए 1919 के मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार अधिनियम में स्वशासन की बात पहली बार उभर कर सामने आई। ये भी एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है, कई बार पूछे हो किस अधिनियम में स्वशासन की बात आती है। स्व माने अपने से शासन तुम भी सीखो। तो ये पहली बार 1919 के मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार अधिनियम में स्वशासन की बात आती है। इसीलिए प्रांत लेवल पर इतने पावर दिए और 10 साल के लिए फिर ये भी है। तो 9 में मोर्ले मिंटो 10 साल हो गया, तो 1919 में मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट और 19 में 10 साल फिर जोड़ोगे तो 29 आए। और 29 में नए कानून लाने के लिए आप सभी को हम कहानी सुना चुके हैं। 27 ईस्वी में ही 1927 में नए कानून बनाने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। 28 में साइमन कमीशन भारत आया, जगह जगह विरोध हुए क्योंकि उसमें कोई सदस्य भारतीय नहीं थे। और फिर 1930 में उस साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें पहला गोलमेज सम्मेलन 30 में हुआ, जिसमें गांधी जी लंदन नहीं गए। भारत में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। 31 में गांधी जी भी गए, दिल्ली समझौता से इनका सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया। लेकिन वही पृथक निर्वाचन जो हरिजनों के लिए जो अभी हम सुनाए थे, उसी बात पर गांधी जी चिढ़ करके भाग आए थे। और 1932 में बिना फिर गांधी जी के तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। यानी 3 बार सम्मेलन लंदन में किया गया कि भारत में कानून कैसे अगला आए। और अगला कानून लाने के लिए 1935 में भारत शासन अधिनियम आया और ये भारत के अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम था। इससे बड़ा अधिनियम आज तक कोई भी अंग्रेज यहां भारत पर नहीं लाए थे। और भारत शासन अधिनियम सबसे लंबा है। इसमें 14 भाग थे, 451 धारा थे और 10 अनुसूची थे। आपको ध्यान रखना है 10 अनुसूची में, आपको दिमाग में सेट रखना है कि 10 अनुसूची यही चीज हमारे संविधान में भी लिया गया। चूंकि अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और इसीलिए इस अधिनियम 35 में अंबेडकर जी की ही अधिकांश बातें रह गई। और इसीलिए जब भीमराव अंबेडकर जी को संविधान लिखने की बारी आई तो उसने भारत शासन अधिनियम 1935 से ही अधिकांश चीजों को ले लिया। अब ये भाग क्या है, धारा क्या है, ये उसी प्रकार का चीज है जैसे आप किताब लेते हो तो किताब में आप शुरू में देख लेते हो कि हम पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, तो ये है दर्पण, ये है विद्युत धारा, ये है मैकेनिक्स। तो अब तुम ही बताओ, हम अवतल दर्पण की बात करेंगे तो इसमें लिखेंगे, जब हम डायनमो की बात करेंगे, मोटर की बात करेंगे तो इसमें लिखेंगे। अब हम एक लिए गति मैकेनिक्स, तो अब हम कोई भी द्रव्यमान, एक्सेलरेशन कुछ भी बात करेंगे तो इसमें लिखेंगे। ये सभी भाग है। जब हम बांटे रहेंगे तब ना होगा। तो संविधान में भी अलग तरह का होगा कि नागरिक को क्या क्या अधिकार देंगे, अलग होगा। फिर इसी प्रकार से इसको पकड़ लेगा तब क्या क्या देंगे, अलग होगा। कोई गांव में नियम कानून बनाना है, अलग होगा। शहर में नियम कानून बनाना है, अलग होगा। इस तरह का कई अनुसूची और भाग करके इसको डिफाइन किया गया। कई लड़के जो भाग और धारा नहीं समझते तो पॉलिटी के लिए एक सेक्शन लेंगे तो वो बेसिक संविधान का जब करेंगे, मेन चीज तो वही बेसिक है और कुछ नहीं है। केवल फिजिक्स के साथ दूसरे विषय के साथ एक बार जोड़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। तुम कोई भी किताब उठा के देख लो तो अपने आप किताब क्यों लिखे हैं, ये सबसे पहले लिखे रहे कि मैं अपने माता जी के आशीर्वाद से लिखा हूं, अपने पिता को समर्पित करता हूं, फलाना करता हूं। कौन लिखा है, क्यों लिखा है, किसको दे रहा है, ये उसका प्रस्तावना कहलाता है। तो हमारे संविधान में भी ये भारत शासन अधिनियम 1935 में सब चीज था, भाग भी, धारा भी, अनुसूची भी। प्रस्तावना नहीं था, प्रस्तावना नहीं है, बात ध्यान रखना। और प्रस्तावना सबसे पहले भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा क्योंकि उसमें उन्होंने सबसे पहले समझाया हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। यानी सबसे पहले कह रहे हैं कि इसको लिखने वाला, कैसे देखते हो पिताजी के लिए कि हम पिताजी को सादर समर्पित करते हैं, तो भाई इतना बड़ा किताब किसको दे रहे हैं, तो ये है हम भारत के लोग, पूरा भारत के लिए कैसे क्या कर रहे हैं, इसको किसको समर्पित कर रहे हैं, ये हमारा पहले प्रस्तावना आता है। तो इसमें प्रस्तावना नहीं है, बाकी सभी चीज यहीं से लिया गया है। अब इसमें 2-3 बातें पहले हम लोग सुन लें। पहला नीचे तो हम लोग देख लिए कि सबसे लंबा, आपसे पूछा जाएगा कि जल्दी बता दो सबसे लंबा अधिनियम जो है कौन सा एक्ट रहा, अधिनियम रहा, तो 1935। भारत के संविधान में सबसे अधिक भाग कहां से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935। और इसमें आपको ध्यान रखना है प्रांतों से द्वैध शासन हटा दिया। अब हुआ कि प्रांत से द्वैध शासन नहीं होगा। 35 के अधिनियम में एक चीज और किया गया। वो अधिनियम में क्या किया गया, अब गवर्नर सब चीज नहीं देखेगा, गवर्नर चुपचाप बैठो। ये मंत्री से जो लोग चुना के आए हैं, ये लोग प्रांत में, राज्य में मंत्री अपना प्रधानमंत्री चुने। बात ध्यान दीजिए। और प्रधानमंत्री की सहायता से एक काम करेगा, यानी राज्य में प्रधानमंत्री होगा। अब द्वैध नहीं होगा कि दोनों शासन दोनों तरफ करो। और बता दो बिहार का पहला प्रधानमंत्री कौन थे, जल्दी नाम बताओ, बिहार के पहला प्रधानमंत्री। कई लोग तो सोच रहा होगा कि बिहार में से प्रधानमंत्री कैसे आए। श्री कृष्ण सिंह सोच रहे हो तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन गलत भी नहीं करना है। 1935 में प्रधानमंत्री ही पद है, उस समय मुख्यमंत्री पद नहीं है। राजकिशोर जी आप सोच रहे हो क्वेश्चन गलत है, तो क्वेश्चन गलत नहीं है। आप सर्च करो बिहार के पहला प्रधानमंत्री तो मिल जाएगा तुम्हें। हाँ वेरी गुड, देखिए मनोज जी सही किए और यूसुफ खान देखिए सही आंसर इनका है। तो आपको ध्यान रखना 35 के अधिनियम में यही आया कि राज्यों में प्रधानमंत्री हो। केंद्र में प्रधानमंत्री क्यों कहेगा, केंद्र में तो वायसराय बैठा हुआ। बात समझना ठीक से, केंद्र में तो वायसराय बैठा हुआ, तो केंद्र में तुम्हारा वायसराय है। और बाकी राज्य जो हो गया, बिहार राज्य, बंगाल राज्य, ये सब राज्य, इन राज्यों में प्रधानमंत्री हो।
और 35 में चुनाव हुआ, कृष्ण सिंह को काफी वोट, सबसे ज्यादा बहुमत मिला था। उनको बुलाया गया कि आप प्रधानमंत्री बनिए, लेकिन कृष्ण सिंह कहे कि नहीं, हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि तुम केवल नाम का रखोगे और हमको बदनाम करोगे, उससे अच्छा हम पहले देखना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का पावर क्या है। और उसी में यूसुफ खान बने। और जब कृष्ण सिंह कुछ दिन बाद देखे कि तो पावर बहुत है, तो यूसुफ खान के सरकार गिरा करके खुद प्रधानमंत्री बने। लेकिन उनका भाग्य ज्यादा अच्छा नहीं रहा, अभी प्रधानमंत्री बने ही थे कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हो गया। तो उन्होंने जैसे ही भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित किया, सारा लोग रिजाइन दे दिए। और फिर उसके बाद की कहानी तो आप देख ही रहे हो, फिर अलग हो जाते हैं। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो हमारे संविधान सभा का गठन शुरू हो जाएगा। तो इस समय प्रधानमंत्री टाइप का पद दिया गया और प्रांतों से द्वैत शासन 1935 में हटा दिया गया। पहली बार विषयों को 3 भाग में बांटा गया। 19 में 2 भाग में था, और इसमें 3 भाग होगा, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। हमने बताया कि अभी जो मेरा संविधान है सब यहीं से लिया गया, अधिकांश पार्ट। तो इसीलिए हमने बताया कि आपसे पूछा जाएगा कि बताओ विषयों को 2 भागों में विभाजन, तो 1919 का अधिनियम होगा। और विषयों का 3 भागों में विभाजन, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 1935 का अधिनियम हो जाएगा। और इसी अधिनियम के तहत देश में राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गई, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। तो बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ, तो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। इसी अधिनियम के अंतर्गत भारत से बर्मा को अलग करने की योजना हुई। आपको ध्यान रखना है, इसी के अंतर्गत भारत से बर्मा को अलग करने की योजना हुई। और आपको सभी को याद होगा भारत से बर्मा अलग कब हुआ, तो 1937 में अलग हुआ। लेकिन अधिनियम जो अलग करने का प्रावधान आया वो 1935 में आया। दोनों क्वेश्चन इसमें आते हैं। कई बच्चे 1937 केवल रटे रहते हैं और पूछ देता है किस अधिनियम के अंतर्गत भारत से बर्मा अलग हुए। अब इसमें पूछा जाएगा किस अधिनियम के अंतर्गत भारत से बर्मा अलग हुए, तो उसमें आपको आंसर ध्यान देना है। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रधानमंत्री, बिहार का नहीं। आपको ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। हमने आपसे पूछा था बिहार के प्रधानमंत्री, तो जब बिहार में प्रधानमंत्री लगाएंगे तो आपको दिमाग में रखना है कि वो 1935 अधिनियम की बात हो रही। 35 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में प्रधानमंत्री चुने जाते थे। अब हम लोग जरा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे 1937 में भारत से बर्मा अलग हुआ, 35 के अधिनियम के अंतर्गत। ये भी दिमाग में आपका सेट रखना है। और हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन तो नहीं हुआ। भीमराव अम्बेडकर पृथक निर्वाचन ही लेके आए थे, लेकिन हमने बताया आपको कि गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना के जेल में समझौता हुआ, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और पूना पैक्ट के द्वारा हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन अलग हो गया। सिर्फ आरक्षण शब्द रहा कि कुछ जगहों पर हरिजन ही खड़ा होंगे, लेकिन वोट सब लोग दें। उनको मुस्लिम और सिख जैसा पृथक निर्वाचन नहीं था। तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम हरिजनों के लिए आरक्षण किस अधिनियम में आया, तो 35 के अधिनियम। सबसे पहले मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन, तो 1909 के मामले में इनको सुधार अधिनियम। ये सभी अधिनियम एक्ट आपको एकदम ठीक ठाक दिमाग में आना चाहिए। तो चलिए 35 अधिनियम के बाद अब कोई अधिनियम इधर है नहीं। अब यहाँ से पूरे मेन संविधान में आपके शुरू हो जाते हैं, जहां से पॉलिटी टीचर आपको यहाँ से लेके पढ़े हो। अब इसमें हम लोग जरा ध्यान से सुनेंगे। सभी का आप 2 मिनट ध्यान चाहेंगे, यूट्यूब पर ही पढ़ाइए, नेट स्लो रहता है। चलिए कोशिश करते हैं। इसमें चूंकि लॉकडाउन लंबा बढ़ गया, तो अब आपका जो शुरू होगा, चूंकि हिस्ट्री क्लास आपका लास्ट हो गया, अब सिर्फ उम्मीद है कि मंडे तक में सब लोग को वीडियो मिल जाएगा। और उसके बाद नीचे सबका पीडीएफ भी लगा देंगे, क्योंकि वीडियो के नीचे पीडीएफ लगाना रहता है, तो मंडे को सब लोग देख पाओगे। मंडे पीडीएफ आपका मिल जाएगा। इसके बाद दूसरी बेसिक बात है कि हिस्ट्री समाप्ति के बाद अब इधर जो हम आपका क्लास शुरू करेंगे, ये छोटे छोटे लेकिन रेलवे एसएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपका निकालते जाएंगे। अंतरिक्ष हो गया, रक्षा हो गया, फ्लोरा फूना हो गया, ये सब छोटे छोटे टॉपिक। यहीं से आप एसएससी लेवल का और रेलवे लेवल का एग्जाम यहीं सबसे पास करो। मेन यही है। इकोनॉमिक्स इस बैच में इंपॉर्टेंट नहीं है। इकोनॉमिक्स से आपको पूरे जीके जीएस में कोई क्वेश्चन एक आगो रहेगा, वो भी बहुत हल्का लेवल का रहता है। इस बैच के लिए इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट नहीं। इस बैच के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये सब छोटे छोटे टॉपिक जो अभी पढ़ाएंगे ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसके बाद ज्योग्राफी में भारत का भूगोल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो कल हो सकता है एक सर्वेक्षण राउंड चलेगा। यूट्यूब पर भी कुछ क्लासेस हम निःशुल्क दे रहे हैं, तो उसमें बच्चों लोग से राय ले लेंगे क्या पढ़ना चाहता है, तो ज्यादा आप लोग भी उसमें भाग ले लीजिएगा। तो एक सेक्शन यूट्यूब पर भी चलेगा और ये सेक्शन जैसे चल रहा है ये अपना कंटिन्यू चलते रहेगा। तो आपका अब 3 तारीख से आगे जो है मंगलवार से 2-2 घंटे शुरू हो जाए। एक तो आपका जो यूट्यूब पर लोग ज्यादा लोग कहेंगे वो आपका शुरू रहेगा, और एक आपका इधर के साथ जैसे है वो आपका चलते रहेगा। तो इसीलिए 2 स्टेप में अब आपका अध्ययन चलेगा और दोनों स्टेप चलेगा। पॉलिटी लास्ट में शंकर जी देखते हैं, अगर रहता है समय तो आपका वो करेंगे। और लास्ट में हम ऐसे कोशिश कर रहे हैं सबका एक बंधन राउंड भी चले। और बेसिक इकोनॉमिक्स होगा, बेसिक इकोनॉमिक्स इसमें कर लेंगे। बेसिक के लिए तो क्लास होना है 2 या 3 क्लास लेंगे, जहां से बेसिक जो चरित्र है, 5 ईयर प्लानिंग और बाकी चीज वो आपको करवा दिया जाएगा। तो चलिए इसमें अब हम लोग का धीरे धीरे सिलेबस के लिए भी आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। दुर्गा का क्लास आज होगा 1 बजे के लगभग शुरू हो जाएगा। वो अपना जो है लाइव क्लास ही होगा, लाइव क्लास होगा। अनुच्छेद करवा दीजिए। चलिए कोशिश करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात। चलिए अब इसमें सभी लोग का सुन लें। सरकार की योजना जो चल रही है उसके अनुसार से अभी जो लक्षण दृष्टिगत हो रहा है, इसके अनुसार से 1 जुलाई से यूजीसी का आया है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू हो सकती है। 1 अगस्त से नए सेशन शुरू हो सकते हैं। मतलब कोई बच्चे पार्ट 1, 2, 3 इस समय, तो बीए पार्ट 1, 2, 3 माने 2 और 3 वाले जो लोग हैं वो लोग का 1 जुलाई से ही क्लास शुरू होगा। मतलब कोई भी एग्जाम जुलाई से आगे ही होगा, जुलाई के पहले कोई परीक्षा नहीं होगा, ये पक्का है। फिर नए बच्चे का पार्ट 1 जो होगा वो 1 अगस्त से होगा, जो इंटर पास